क्या अभी तक किसी ने पेश किया है कि देखिए भाई साहब ये हमारी नीति थी, हमने ये करके दिखा दिया। आज के जमाने में कि जनता को बरगला दे, जनता को भरमा दे, तो वोटर अब ऐसा नहीं है, लोग अब ऐसे नहीं। आपको पता है कि आप उन पर बात करेंगे तो आप फंसेंगे। आप बात केवल नेगेटिव एस्पेक्ट पे कर रहे हैं और नेगेटिव में भी नेगेटिव जो होता है, आप कई बार पर्सनल होते हैं। आप केवल बंटवारे की बात कर रहे हैं, आप केवल विद्रोह की बात कर रहे हैं। ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि नेपाल में जो हुआ है, नेपाल में जो हुआ है वो यहाँ होगा तो फिर दिक्कत राहुल गांधी के लिए है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। क्या देश में सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है, वोटों की डकैती का है, वोट चोर गद्दी छोड़ का है, या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां विपक्ष के नेताओं को बात करनी चाहिए और यह सरकार को बताना चाहिए कि देखिए हम ये सलाह देते हैं कि आप अपनी नीति इस तरीके से बना सकते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां विपक्ष के गठबंधन की सरकारें हैं। 3 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं। एक राज्य से कोई ऐसा उदाहरण क्या अभी तक किसी ने पेश किया है कि देखिए भाई साहब ये हमारी नीति थी, हमने ये करके दिखा दिया। आप अगर चाहें तो ऐसा केंद्र में भी कर सकते हैं। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, हम ये आग्रह कर रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं हमारे साथ में आए, बताएं खामियां क्या हैं और विकसित भारत के लिए काम करें। लेकिन क्या ये हो रहा है? अब आप देखिए पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। यह माहौल ऐसा बनाया हुआ था कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मणिपुर गए और राहुल गांधी से पूछा गया कि देखिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। उनका यह कहना है सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, इसको ब्रेक करो, इसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। बिहार में चुनाव हैं, मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ, बिहार में ही हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। प्रकाश भाई कितना बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का? दर्शकों हम लोग इस वार्तालाप में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूं राहुल जी, मेरी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हम लोगों से पूछ रहे हैं राहुल जी, उसमें एक 80 साल का बुजुर्ग है, उसने राहुल गांधी के लिए कुछ राजनीतिक संदेश दिए हैं, उसने संविधान पर भी बात की है, उसने देश की राजनीति पर भी बात की है और उन्होंने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ को लेकर जो कुछ कहा है, मुझे लगता है डीएनपी के दर्शकों को सुनना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे वोट चोरी हो रहा है। बिहार में किसी का वोट कहीं चोरी नहीं है। राहुल गांधी पागल होने पर लगा हुआ है, वो तथ्यहीन है, उसके पास राजनीतिक कोई भी ज्ञान नहीं है और वो बहुत कायर है देश के लिए। बड़े नेता हैं चाचा, बड़े नेता हैं, इससे क्या मतलब है? ब्रेन उनके पास नहीं है, वो तथ्यहीन है, उनके पास कुछ भी समझ नहीं है। अगर आज उनकी सरकार हो जाए, इस देश को बेच के खा जाएंगे वो। ये देश को एक एक आदमी मुहताज हो जाएगा। वो किसी कर्म का नेता नहीं है। आज मोदी जी जितना इस भारत को ऊपर उठा दिए, जितना मान सम्मान को बढ़ा दिए, जितना मजबूत कर दिए, एक एक जनता को खुशहाल कर दिए, चौतरफी विकास बिहार का हो रहा है। आज हमारे गांव में आप देखिएगा, रोड है, बिजली है, पानी है, दाना है, पैसा है, हर चीज़ से विकास हो रहा है और मेरा गांव कहीं से कहीं तक विकास हो रहा है। राहुल गांधी ने के रिजिम में, कांग्रेस के सरकार में ये धरातल पर चला गया था। ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी कर लेते हैं मोदी, ऐसा नहीं होता? पागल आदमी कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी पागल, जमीन पर मुद्दा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उनके आवाज़ में है सिर्फ। वो चाहते हैं कुछ भी ब्लेम लगा दें, हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर वोट चोरी हो रहा है तो प्रूफ करके बतावें, क्या कर रहे हैं वो। तो प्रकाश भाई यहां तो जो प्रतीत होता है वो ये कि बिहार की 90% जो आबादी है, जो वोटर हैं, उनके लिए ये कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। क्योंकि अगर होता तो लोग सड़कों पर होते, भाई कहीं तो विरोध प्रदर्शन हो रहा होता। और ये जो कहा जा रहा है कि भाई साहब आपको समझ है ही नहीं, संविधान
आरक्षण, जाति जनगणना जो मुद्दे आपके हैं, क्या वो मुद्दे रिलेट करते हैं? एक बार कर सकते हैं एक चुनाव में, लेकिन हर चुनाव में कर जाएं, क्या यह संभव है? फिर आप ये कहते हैं कि चुनाव आयोग नहीं, जुगाड़ आयोग है। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग के साथ में मिले हुए हैं। अभी तक बीजेपी थी प्रकाश भाई, अब आरएसएस भी उसमें जुड़ गया है। लेकिन सवाल यही है कि आप ये कह तो रहे हैं, देश की जनता जनार्दन आप पर कितना यकीन कर रही है, और आने वाले दिनों में आप राहुल गांधी जी का भविष्य कैसा देख रहे हैं? राहुल जी, एक चीज देखो, एक चीज बहुत क्लियर है जब मैं ग्राउंड पे घूम रहा हूं, और आप भी लंबे समय से ग्राउंड कवर करते रहे हैं। एक चीज तो क्लियर है ना कि कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल अगर ये सोचेगी आज के जमाने में कि जनता को बरगला दे, जनता को भरमा दे, तो वोटर अब ऐसा नहीं है, लोग अब ऐसे नहीं है। लोग हर बात को कसौटी पर, जो है सच्चाई की कसौटी पर नापते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आप बीइंग अ पॉलिटिशियन आखिर चाह क्या रहे हैं, आपकी मंशा क्या है। नरेंद्र मोदी देश में कहीं जाते हैं तो वो अपने भाषणों में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल राइवलरी में राहुल जी एक हिस्सा आलोचना का होता है जिसमें आप अपने काउंटर पार्ट की आलोचना करते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल राइवलरी में, जो हम लोग पहले भी बोल रहे थे, निर्माण का कोई हिस्सा नहीं है, विकास का कोई हिस्सा नहीं है, पॉजिटिव बातों का या पॉजिटिव थिंकिंग का कोई हिस्सा नहीं। आप बात केवल नेगेटिव एस्पेक्ट पे कर रहे हैं, और नेगेटिव में भी नेगेटिव जो होता है, आप कई बार पर्सनल होते हैं, आप भाषाई मर्यादा को तार तार करते हैं। तो मुझे इसलिए लगा कि आप उस बुजुर्ग की बाइट जो आपने सुनी होगी, वो आदमी 80 साल का आदमी, उसने बहुत सी सरकारें, बहुत सी मुख्यमंत्री, बहुत से प्रधानमंत्रियों को देखा है राहुल जी, और वो व्यक्ति ये बता रहा है कि राहुल गांधी को देश के संविधान की समझ नहीं है, और उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आपको ये लग जाता है और आपकी चंडाल चौकड़ी आपको ये बता देती है कि देश का बड़ा मुद्दा ये है, क्या उस बात से देश का मुद्दा वो हो जाता है, या बिहार का मुद्दा वो बात हो जाती है? नहीं हो जाती। राहुल गांधी जब बिहार घूम रहे थे तो राहुल गांधी को क्या बिहार के बारे में पता है कि बिहार की हालत क्या थी? राहुल जी, मैं खुद भी बिहार से ही हूं, तो मैं आपको बहुत सिंपल, जो चीजें आप देखोगे आप उसको कैसे बरगला सकते हो, झुठला सकते हो। ये वो बिहार है राहुल जी जहां दिन के 4 घंटे 5 घंटे लाइट नहीं हुआ करती थी नीतीश सरकार से पहले। लाइट का आना एक उत्सव की तरह होता था कि आप शहर में हो या गांव में हो, अगर लाइट आ गई राहुल जी तो पूरे इलाके में लोग सीटी बजाते थे, चिल्लाते थे, और जब जाती थी तो भी चिल्लाते थे, क्योंकि लाइट का केवल जल जाना, बल्ब का जल जाना ही लोगों के लिए एक उत्सव की तरह था कि अरे बिजली आ गई, खबर हुआ करती थी बिजली का आना। अब बिहार में बिजली नहीं जाती, मिनिमम 22 घंटे 20 घंटे ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में बिजली रहती है। आप बिहार में पटना से दरभंगा जाना चाहते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं, पटना से समस्तीपुर आना चाहते हैं, राहुल जी सड़कों की दशा ये थी कि ये करीब पटना से समस्तीपुर 70 किलोमीटर और 90 या 110 किलोमीटर के आसपास दरभंगा है। ये दूरी पूरी करने में 5-5, 6-6 घंटे लगते थे। आप ये समझ लो क्या दुर्दशा थी। तो प्रकाश भाई, तो ये अभी जो वर्तमान की देखिए जो बातें हो रही हैं, ये मतलब इनके सहयोगियों को आप देखिए, खुद जो नेता विपक्ष हैं आप उनकी भाषा देखिए, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, देखिए अभी क्या क्या होता है। इनके सहयोगी हैं खुलेआम पत्रकारों से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ वो यहां भी होगा। मतलब मेरा सवाल यह है कि जो मुद्दा है ही नहीं, उस मुद्दे को पकड़कर वो युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, सड़कों पर आइए, जो नेपाल में हुआ वो करिए, सत्ता में आइए। ये क्या है भाई? आप विपक्ष के नेता हैं, जो मैंने जहां से शुरुआत की, मैं फिर वही कहूंगा, जहां आपकी सरकारें हैं या फिर जहां आपने सरकार चलाई, एक तो उदाहरण पेश कीजिए। भाई इस राज्य में हमारी सरकार थी, हम यहां के मुख्यमंत्री थे, हमने यहां से गरीबी हटा दी, हमने यहां बेरोजगारी दूर कर दी,
यहां का जो लिटरेसी रेट है वो हमने इतना कर दिया था। अब वहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अशिक्षित हो। यह उदाहरण आप नहीं पेश कर रहे हैं, आप केवल बंटवारे की बात कर रहे हैं, आप केवल विद्रोह की बात कर रहे हैं, आप केवल इस देश की जनता को यह कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटो, आप ये कह रहे हैं सड़कों पर उतरो, छोड़िए पढ़ाई वढ़ाई, किसी काम की नहीं है। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री 2047 उसका मिशन है, विजन है, ये लोग क्या कर रहे हैं प्रकाश भाई? ये तो नेपाल बनाना चाहते हैं भारत को। यही तो बात है राहुल जी कि दो खिलाड़ी हैं और दोनों के खेलने का अंतर कितना है। जो आप बात करते हैं नरेंद्र मोदी के पीछे इतना बड़ा जनमानस क्यों खड़ा? नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई, अब इसको तीसरी तक लेकर के जाना है। हमको 2030 तक 2029 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है। नरेंद्र मोदी ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये तो डेड इकोनॉमी है। तो क्या जनता इन बातों को नहीं आंकती होगी? जनता इसको आकलन की कसौटी पर कसती होगी कि नहीं, कि ये नेता क्या कह रहा है और दूसरा वाला क्या कह रहा है। राहुल जी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ये लिख रहे हैं कि अरे देश के नौजवानों, तुम्हारा खून कब खोलेगा? नेपाल वाली जंजी से सीखो। अब आप ये बताइए राहुल जी, ये जो लोग ये बात कह रहे हैं और हमारे नेता लोग भी ये कह रहे हैं कि नेपाल वाला ही हश्र होगी, तो मैं फिर कह रहा हूं राहुल जी, नेपाल में सरकार गई है, वो अलग अलग कारणों से गई है राहुल जी, ठीक है, लेकिन एक नैरेटिव और एक चेहरा ये है कि लोग उन पॉलिटिकल पारिवारिक पार्टियों के पीछे, उन भ्रष्टाचारी लोगों के पीछे पड़े हैं जो राजनीतिक तौर पर नेपाल को भ्रष्टाचार की गर्त में ले जा रहे थे, परिवारवाद की गर्त में ले जा रहे थे, है ना। वो भीड़ किन नेताओं के पीछे पड़ी है राहुल जी? वो भीड़ कोई ईमानदार नेताओं के पीछे नहीं पड़ी। वो भीड़ वो लोग जो नेपाल से हिंदुओं को खत्म करने, हिंदू धर्म को खत्म करने, सनातन को नीचा दिखाने की बात कर रहे थे, जो लोग लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन्होंने अपने बाद केवल अपने बच्चों का सोचा, नेपाल के बच्चों का नहीं सोचा, उन लोगों के पीछे भीड़ है। ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि नेपाल में जो हुआ है वो यहां होगा तो फिर दिक्कत राहुल गांधी के लिए है, तो फिर दिक्कत अखिलेश यादव के लिए है, तो फिर दिक्कत इस देश की तमाम परिवारवादी पार्टियों के लिए है और उन लोगों पर जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है। आप नेपाल का मॉड्यूल लागू करना चाहते हैं? जो वो कह रहे हैं मैं उस हिसाब से कह रहा हूं। दूसरा ये है राहुल जी कि आप बताइए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जनता ने सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जिता दी, वो समाजवादी पार्टी को अब 2027 के विधानसभा से पहले क्यों लग रहा है कि नेपाल होना चाहिए? आपको अपने ही ऊपर यकीन नहीं है। बिल्कुल, अरे भाई सवाल आपको इस बात का अंदाजा हो गया कि संविधान नहीं बचेगा, हिटलर है, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये सब एक बार चल गया। 2027 में योगी आदित्यनाथ की इमेज के सामने ये सब नहीं चलने वाला है और आप अपने आप को पिछड़ता देख रहे हैं। प्रकाश भाई, ये तो सियासी जानकार कह ही रहे हैं, सियासी जानकार यही कह रहे हैं कि जिसके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं उस चेहरे के सामने आपका चेहरा फीका पड़ जा रहा है। हाँ, आपको पता है कि आप उनको नहीं हरा सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। सब कुछ करके तो देख लिया, भ्रष्टाचार के आरोप आपने चस्पा करके देख लिए, इसके अलावा आपने संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, सब कुछ, मतलब जो आपसे हो सकता था, जिसके लिए कभी आपकी दादी तैयार नहीं थी, जिसके लिए कभी आपके पिताजी तैयार नहीं थे, अब वो सब आप करना चाह रहे हैं। लोग सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, अरे भाई साहब, कम से कम अपने परिवार से कोई सीखता है कि नहीं सीखता है? आप उसी परिवार के सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां एक सवाल यह भी है, उनके विदेशी दौरे पर जो सवाल उठते हैं प्रकाश भाई, अब तो जो उनकी सिक्योरिटी वाले हैं बेचारे वो ही परेशान होकर के उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि देखिए कुछ हो गया तो फिर हमसे मत कहिएगा।
आप सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के। प्रधानमंत्री कहीं अगर जाते हैं तो उनका टेंटेटिव टूर प्रोग्राम वो पहले से मीडिया में आ जाता, सबको पता होता है कहां जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। वो कब गायब होते हैं, कब आते हैं। इसी साल 6 यात्रा कर चुके हैं बिना बताए। अब आप बताइए, किसी को कुछ नहीं पता। आपके परिवार में, इस देश ने, भाई वर्तमान प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, आपके पिताजी भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। यही सिक्योरिटी में खामियों के कारण यह सब हुआ था। अब जब भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप भले ही डेड इकोनॉमी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया जानती है, सब मान रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स छप रही हैं। यह कहा जा रहा है कि 2038 तक दूसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी इंडिया। उसके बावजूद आपको पता है कि आप उन पर बात करेंगे तो आप फंसेंगे। अब यह मुद्दा जो लेकर के आया जा रहा है, ये मेरा सवाल यह है प्रकाश भाई, क्या ये आखिरी उम्मीद यही बची है क्या? हाँ, मतलब अब तो यही लगता है कि आप फेयर प्ले करना ही नहीं चाहते। आपको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ खेलने आता ही नहीं है, और आप हार की हताशा में इतने अधीर हो गए हैं, और हार की हताशा का अंधकार उसने इस कदर आपको जकड़ लिया है, जहां आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म है, और अब आपको लगता है कि एनार्की से ज्यादा, अराजकता से ज्यादा दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप बताओ राहुल जी, लोकतंत्र में पावर का ट्रांजिशन स्मूथ है। कर्नाटका में आप जीते तो कर्नाटक की सरकार क्या बीजेपी चला रही है कि आप ही चला रहे हैं? हिमाचल में आप जीते तो आप चला रहे हैं ना, झारखंड में आप जीते तो आप चला रहे हैं, कश्मीर में आप जीते तो चला रहे हैं, बंगाल में आपकी सरकार है, आपकी सहयोगी दल की, तमिलनाडु में आपके सहयोगी की सरकार है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप जीत ही नहीं सकते, आपको देश की गद्दी कभी मिल ही नहीं सकती? क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं। पहला ये कि बाय एंड लार्ज आपको इस देश का मिजाज समझ आ गया है कि अगले 10, 20, 25 साल तो नरेंद्र मोदी को हटाना बड़ा मुश्किल है। ये बात सरकार तो जानती ही है, जो अमित शाह कहते हैं कि अगले 20 साल नरेंद्र मोदी नहीं जाने वाले। आपके भी समझ में आ गई कि आप चाहे अपनी इमेज पर जितना पॉलिश कर लें, आप चाहे मुद्दों के साथ जितना घूम ले, आप चाहे छोटे बड़े मुद्दों के साथ या कुछ मुद्दों की बनावट पेशकश के साथ आप जनता के बीच जितनी बार चले जाएं, जनता आपको संदेह की दृष्टि से देखती है। बाय एंड लार्ज लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, भरोसे का संकट है। दूसरी तरफ वो आदमी है जो कह देता है, सुनो, जो हमने पहले भी बात कहा कि आज जो है थाली पीटना है, लोग थाली पीटने लगते हैं। आज जो है, आज से घर से मत निकलिएगा, लोग घर में बंद हो जाते हैं। तो ये भरोसे पर ही तो होता है राहुल जी। किसी ने मुझसे कहा, मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूं, लेकिन आपने मुझसे कहा, मैं आपकी बात मान रहा हूं, तो ये तो भरोसा ही है ना कि भाई फलाने आदमी ने कहा है तो ठीक ही कहा। क्या आवाज में, राहुल गांधी की आवाज में वो भरोसा है? नहीं है। आप बार बार लोगों के बीच उन मुद्दों के साथ जाते हैं जो मुद्दे धरातल पर है ही नहीं। आप बनाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या जनता इस बात को नहीं समझेगी कि ये कैसा नेता होगा, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसी होगी जो ये चाह रही है कि हमारे देश की संसद में आग लग जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई अनहोनी हो जाए, हमारे देश की सरकार के मंत्रियों के साथ कोई अनहोनी हो जाए? क्यों? क्योंकि आप हरा नहीं पा रहे हो। आप जिस जनजी और जिस, हम हमारे दर्शकों से भी कहना चाहेंगे राहुल जी, कि ये जो आप तक बार बार आती है कि नेपाल जैसा कुछ हो जाए, बांग्लादेश जैसा कुछ हो जाए, या किसी भी देश जैसा कुछ हो जाए, ये जिस भी देश में भीड़ तंत्र को हावी करके आग लगाया जाता है, तबाही की जाती है, एनार्की की जाती है, उस सब के बाद उन देशों का क्या होता है? हमारे यहाँ के बहुत सारे कलाकार ऐसे थे दर्शकों जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश में छात्र क्रांति हो गई है, मतलब मॉडर्न युग का स्टूडेंट फ्रीडम, वो स्ट्रगल कह लीजिए। वो फ्रीडम स्ट्रगल का क्या हुआ? वो फ्रीडम स्ट्रगल, शेख हसीना तो सरकार छोड़ के चली गई राहुल जी, वो भीड़ आखिर हिंदुओं को क्यों मारने लगी? अब बताइए। जो कह रहे हैं जेनजी है, जेनजी है, हाँ, वो जेनजी अपने ही इस देश की संसद, अपने ही ऐतिहासिक स्थानों को बर्बाद करने लगी, संसद में आग लगाने लगी, मंत्रियों को लिंच किया जाने लगा,
प्रधानमंत्री की, भूतपूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ को आप जिंदा जला रहे हैं। इससे आपको लगता है कि आपका देश ठीक हो जाएगा और इससे आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपको लगता है कि जेनजी इतना नाराज था कि वो ये सब कर रहा था और इसके बाद अब नेपाल में सब कुछ बड़ा अच्छा होगा, बांग्लादेश में जैसा सब कुछ अच्छा है। बांग्लादेश कुछ दिनों में भूखे मरने वाला है। बांग्लादेश की हालत उस भिखारी पाकिस्तान जैसी होगी जो उसको आज नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पर कौन लोग हावी हैं? वहां पर हावी हैं आज कट्टरपंथी लोग जो इस्लामिक कट्टरपंथ की बात करते हैं। लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग बांग्लादेश में चुनाव नहीं करा रहे हैं राहुल जी। जो अंतरिम सरकार है वो चुनाव में जाना ही नहीं चाहती। तो आप ये समझिएगा दर्शकों कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि नेपाल जैसा कुछ हो जाए, म्यांमार और बांग्लादेश जैसा हो जाए, वो आपके देश को कैसा बनाना चाहते हैं? क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चलना चाहते हैं कि अब उनको ये लगता है कि लोकतंत्र में चूंकि उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको अब ये लगने लगा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तो इस देश की जनता बार बार एक पार्टी या एक पॉलिटिकल व्यक्ति पर भरोसा कर रही है, उसमें हमारा भविष्य नहीं है, या फिर हमारा दिन है भी तो वो बहुत दिनों बाद है। आप वो इंतजार करने को तैयार नहीं है और इसीलिए आप ये इच्छा जताते हैं कि अरे नेपाल हो जाता तो ठीक था। अरे मैं फिर कह रहा हूं, नेपाल की कहानी जरा समझ लो। जिस आदमी के कहने पर लोग थाली पाली बजा देते हैं, अपने घरों में बंद हो जाते हैं, ये जैसे नेपाल नेपाल तुम लोग कर रहे हो और सड़कों पर तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे आदमी ने कह दिया कि सुनिए जरा नेपाल वाली कहानी यहां दोहरा दीजिए, परिवारवादी और भ्रष्ट लोगों को जरा चुनिए, तो जो राजनीति का खेल आप खेल रहे हैं वो गलत हो जाएगा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की मां का एआई वीडियो प्रसारित किया जाता है कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से। अब दूसरी तरफ से भी एआई वीडियोस की बाढ़ आ गई है इंटरनेट पर। हाँ, क्यों नहीं आएगी भाई? चुप क्यों बैठेगा कोई जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आप राजनीति का जो लेवल है आप वहां तक लेकर के चले गए हैं, तो फिर क्या होगा? दूसरा आदमी शांत बैठा रहेगा? हाँ, दूसरा भी जवाब देगा। फिर मत कहना कि अरे इसने ऐसा कह दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं राहुल कि जिन लोगों को लगता है कि नेपाल मॉडल और बांग्लादेश मॉडल का खतरा केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी और सरकार तक है, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि कहानी दूसरी तरफ भी बढ़ सकती है, फिर वहां संकट है। तो दर्शकों, सवाल वही है, ऐसी भाषा इस देश में रहने वाले नेताओं की कैसे हो सकती है? आप खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा केवल एक यही मुद्दा बचा है। यानी जिस तरीके से हमने जो पड़ोसी देश हैं वहां जो बदलाव होते हुए हम देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि यहां अगर बदलाव हो तो वैसे ही हो। 3 चुनाव हो गए, 14, 19, 24, 29 की तैयारी कोई कह रहा है कि हमने करनी शुरू कर दी है। अब 29 में क्या होगा उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों, लेकिन उससे पहले ये जो खेल जो चल रहा है इस पर हमारी नजर रहेगी और लगातार हम इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।